हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डू प्रैक्टिस। कैसे हैं आप सब। आज हम इकोनॉमिक्स में करेंगे कंसेप्ट ऑफ रिवेन्यू। रिवेन्यू के जितने भी कंसेप्ट हैं, एवरेज रिवेन्यू का, मार्जिनल रिवेन्यू का और टोटल रिवेन्यू का, इनके बीच में रिलेशनशिप, परफेक्ट कंपटीशन में कैसा कर्व बनेगा रिवेन्यू का, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में कैसा कर्व बनेगा, तो सारे कंसेप्ट हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आपकी हेल्पफुल रहने वाली है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रिवेन्यू होता क्या है। रिवेन्यू मीन्स आय। जो भी हम अपना सामान सेल करते हैं, जब हम अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो उस सामान को, उस प्रोडक्ट को सेल करने से जो हमें इनकम आती है, जो हमें रिसिप्ट मिलता है, चाहे वो रिसिप्ट मनी फॉर्म में हो या हम उसको सेल रिसिप्ट बोले, वो हमारा रिवेन्यू होता है। जैसे कि हमने 10,000 यूनिट्स को सेल किया और 10,000 यूनिट को सेल करने से जो हमें इनकम हुई है, जो सेल रिसिप्ट मिला है हमें, जैसे अगर एक यूनिट 10 रुपीज़ की हुई तो हमें 1 लाख रुपीज़, हमारी 1 लाख रुपीज़ का हमारा रिवेन्यू हो गया, हमारी इनकम हो गई 1 लाख रुपीज़ की। तो उस सामान को बेचने से जो हमारी मनी रिसिप्ट मिलेगी हमें या सेल रिसिप्ट, वो हमारी रिवेन्यू होती है। उसके बाद 3 मेन पॉइंट्स हैं इसके। टोटल रिवेन्यू क्या होता है? तो टोटल रिवेन्यू हमारा होता है जो टोटल होता है, मीन्स ये 1 लाख रुपीज़ हमारा टोटल रिवेन्यू ही है। प्राइस 10 रुपीज़ है एंड आउटपुट 10,000 यूनिट्स हैं। तो ये 1 लाख आया है हमारा, ये हमारा टोटल रिवेन्यू ही है। तो टोटल रिवेन्यू का फॉर्मूला होता है प्राइस मल्टीप्लाई आउटपुट। हमें फॉर्मूला भी याद रखना है टोटल रिवेन्यू का, प्राइस मल्टीप्लाई आउटपुट, जिसको हम P मल्टीप्लाई Q भी बोलते हैं, प्राइस मल्टीप्लाई आउटपुट, TR टोटल रिवेन्यू का। उसके बाद एवरेज रिवेन्यू। एवरेज रिवेन्यू, जब हम किसी भी चीज़ की एवरेज निकालते हैं तो उस एवरेज का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? टोटल बाय में नंबर ऑफ आइटम्स। वैसे ही सेम यहाँ पे है, टोटल रिवेन्यू बाय आउटपुट, तो हमारा आ जाएगा वो एवरेज रिवेन्यू। फॉर एग्ज़ाम्पल, सेम एग्ज़ाम्पल यूज़ करते हैं। अगर हमारा जो टोटल रिवेन्यू था वो 1 लाख रुपीज़ का था और हमारे जो आउटपुट है वो 10,000 यूनिट है, तो हमारा एवरेज रिवेन्यू आ गया 10 रुपीज़ पर यूनिट। MC डोनाल्ड ने भी यही डेफिनेशन दी है कि जो हमारा एवरेज रिवेन्यू है वो हमारा प्राइस के इक्वल होता है। एवरेज रिवेन्यू मीन्स पर यूनिट हमें सेल करने पे कितना रिवेन्यू हुआ है, वो हमारा एवरेज रिवेन्यू होता है। और पर यूनिट हम सेल करने पे हमें कितना रिवेन्यू हुआ है, वो हमारा प्राइस भी है। तो एवरेज रिवेन्यू इज़ नोन एज ऑल्सो प्राइस। एवरेज रिवेन्यू का फॉर्मूला होगा टोटल रिवेन्यू बाय आउटपुट। टोटल रिवेन्यू का था प्राइस मल्टीप्लाई आउटपुट बाय आउटपुट। सिंपल सा फॉर्मूला है एवरेज रिवेन्यू का। उसके बाद है मार्जिनल रिवेन्यू। मार्जिनल रिवेन्यू मीन्स कि जैसे हमने 10,000 यूनिट सेल की थी 1 लाख रुपीज़ में, तो मार्जिनल रिवेन्यू का मीन्स ये है कि अगर मैं 10,000 यूनिट से 11,000 यूनिट सेल कर रही हूँ, तो उस एक्स्ट्रा 1,000 एक्स्ट्रा जो मैंने 1,000 यूनिट सेल की है, उस पर मुझे कितना रिवेन्यू हुआ है। मार्जिनल मीन्स कि मैंने आउटपुट में कितना चेंज आया, आउटपुट में चेंज आने से मेरा टोटल रिवेन्यू में कितना चेंज आया, वो होता है हमारा मार्जिनल रिवेन्यू। कि आप जो आपका पहले फिक्स था, उसके बाद जो आपने एक्स्ट्रा कुछ सेल किया है, तो उसके एक्स्ट्रा सेल करने से आपको जो रिवेन्यू हुआ है वो मार्जिनल रिवेन्यू होता है। जैसे हमने यहाँ पे 1,000 एक्स्ट्रा यूनिट सेल की, तो 1,000 यूनिट्स पे हमें कितना रिवेन्यू हुआ, वो हमारा मार्जिनल रिवेन्यू होता है। अगर हमारा प्राइस फिक्स है तो मार्जिनल रिवेन्यू एवरेज रिवेन्यू के इक्वल ही रहेगा। जैसे कि अगर हम प्राइस फिक्स रखते हैं, 10 रुपीज़ ही प्राइस रखते हैं, तो हमारा मार्जिनल रिवेन्यू, यहाँ पर टोटल रिवेन्यू क्या हो जाएगा? 1,10,000 रुपीज़, और 1,10,000 रुपीज़ मार्जिनल रिवेन्यू हो गया हमारा। तो देखो, अगर आप 1,10,000 रुपीज़ को टोटल रिवेन्यू को डिवाइड करते हैं आप, ये तो टोटल रिवेन्यू हो गया हमारा। उसके बाद देखो, हमें निकालना है मार्जिनल रिवेन्यू। हमारा मार्जिनल रिवेन्यू निकलेगा चेंज इन टोटल रिवेन्यू। टोटल रिवेन्यू में कितना चेंज आया है? पहले टोटल रिवेन्यू था 1 लाख रुपीज़ का,
और अभी टोटल रिवेन्यू है 1,10,000 रुपीज़ का। तो हमारा चेंज आया 10,000 रुपीज़ का इन टोटल रिवेन्यू। और आउटपुट में कितना चेंज आया, पहले 10,000 यूनिट सेल कर रहे थे, अभी 11 कर रहे हैं, तो आउटपुट में चेंज आया 1,000 रुपीज़ का। अगर हम मार्जिनल रिवेन्यू कैलकुलेट करते हैं तो वही 10 रुपीज़ आता है, बट 10 रुपीज़ सिर्फ तभी आएगा या फिर एवरेज रिवेन्यू मार्जिनल रिवेन्यू का इक्वल तभी होगा जब प्राइस फिक्स होंगे। मीन्स अगर आप पहले भी 10 पे सेल कर रहे थे तब भी यही रेट था, और आप 11 पे सेल कर रहे हैं तो टोटल रिवेन्यू क्या आया है। अगर आपका प्राइस फिक्स है तो मार्जिनल रिवेन्यू एवरेज रिवेन्यू के इक्वल रहेगा। ये तो बेसिक कंसेप्ट थे कि टोटल रिवेन्यू क्या होता है, एवरेज रिवेन्यू क्या होता है। एवरेज मीन्स एवरेज, और मार्जिनल मीन्स कि एक्स्ट्रा यूनिट पे सेल करने पे आपको कितना रिवेन्यू हुआ है। अगर आप 1,000 यूनिट एक्स्ट्रा सेल करते हैं तो आपको 10 पर यूनिट जो है 10 रुपीज़ का रिवेन्यू हो रहा है। तो ये हमारा था मार्जिनल रिवेन्यू का कंसेप्ट विथ फॉर्मूला। अब हम देखते हैं कि अगर हमारी परफेक्ट कंपटीशन मार्केट हो तो वहाँ पे एवरेज रिवेन्यू कैसा कर्व बनेगा, मार्जिनल रिवेन्यू कैसा कर्व बनेगा, और टोटल रिवेन्यू का कैसा कर्व बनेगा। तो रिवेन्यू अंडर परफेक्ट कंपटीशन, रिवेन्यू कैसा रिवेन्यू कर्व बनेगा, टोटल रिवेन्यू का, एवरेज रिवेन्यू का और मार्जिनल रिवेन्यू का परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। परफेक्ट कंपटीशन की सबसे बड़ी बात होती है कि वहाँ पे जो प्राइसेस हैं वो इंडस्ट्री डिसाइड करती है, ना कि कोई पर्टिकुलर फर्म। तो वहाँ पे जो प्राइसेस हैं वो फिक्स होते हैं परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। वैसे सेम एग्जांपल हम यूज़ करते हैं कि हमारा जो पहले 10,000 यूनिट हम सेल कर रहे थे 10 रुपीज़ पर, तो 1 लाख हमारा टोटल रिवेन्यू आ रहा था, प्राइसेस फिक्स 10 रुपीज़ है। उसके बाद अगर हमने 1,11,000 यूनिट सेल की 10 रुपीज़ पर ही, प्राइस फिक्स रहेगा परफेक्ट कंपटीशन में, तो हमारा 1,10,000 टोटल रिवेन्यू रहा। तो देखो यहाँ पे अगर हम एक्स्ट्रा यूनिट सेल करते हैं तो हमारा जो रिवेन्यू है वो बढ़ रहा है। पहले 1 लाख रुपीज़ का रिवेन्यू हुआ था, फिर 1,10,000 रुपीज़ का रिवेन्यू हुआ है, तो हमारा जो रिवेन्यू है वो बढ़ रहा है। मतलब हमारा जो रिवेन्यू कर्व है, टोटल रिवेन्यू कर्व, वो इंक्रीज़ हो रहा है, बट इंक्रीज़ हो रहा है कांस्टेंट रेट से। मीन्स जितने का आपने आउटपुट, जितना आपने एक्स्ट्रा यूनिट सेल की उतने का एक्स्ट्रा रिवेन्यू हो गया। ऐसा नहीं है कि आपने 11,000 यूनिट सेल की थी और आपको 1,20,000 रुपीज़ का रिवेन्यू हुआ। मीन्स जितना ऐसा नहीं है कि आपने यूनिट कम सेल की हैं बट आपको रिवेन्यू ज़्यादा हुआ है। तो वहाँ पे हमारा टीआर को इंक्रीज़ होता एट इंक्रीजिंग रेट, मतलब इंक्रीजिंग रेट से हमारा टोटल रिवेन्यू बढ़ता। यहाँ पे हमारा टोटल रिवेन्यू बढ़ा है कांस्टेंट रेट से, जितना आपने एक्स्ट्रा यूनिट सेल की उसी के अकॉर्डिंग आपका रिवेन्यू इंक्रीज़ हो गया। बट अगर आपका रिवेन्यू ज़्यादा बढ़ता है, मीन्स नॉर्मली 110 ही होना चाहिए, अगर आपका रिवेन्यू 120 होता है तो वहाँ पे हमारा टोटल रिवेन्यू इंक्रीज़ होगा एट इंक्रीजिंग रेट, ज़्यादा रेट से इंक्रीज़ होगा। तो इस परफेक्ट कंपटीशन के केस में हमारा टोटल रिवेन्यू कर्व कुछ ऐसा बनेगा। मीन्स टोटल रिवेन्यू इंक्रीजेज बट एट कांस्टेंट रेट, कांस्टेंट रेट से हमारा टोटल रिवेन्यू इंक्रीज़ हो रहा है। जितना एक्स्ट्रा हम यूनिट सेल करेंगे उतना एक्स्ट्रा हमें रिवेन्यू होगा, जितना होना चाहिए उतना ही होगा। कांस्टेंट रेट से हमारा टोटल रिवेन्यू बढ़ रहा है। उसके बाद है एवरेज रिवेन्यू। एवरेज रिवेन्यू वही कंसेप्ट लेते हैं एवरेज रिवेन्यू के अंदर। अब देखो अगर हम एवरेज रिवेन्यू चेक करें फर्स्ट पॉइंट के अंदर, तो एवरेज रिवेन्यू हमारा 1 लाख, एवरेज रिवेन्यू का हमारा फॉर्मूला होता है TR बाय आउटपुट। टोटल रिवेन्यू है 1 लाख रुपीज़ का और आउटपुट है हमारा 10,000 यूनिट्स का, तो कितना आ गया 10। मीन्स हमारा जो AR है वो कांस्टेंट ही है। अगर हम यहाँ पे 110 टोटल रिवेन्यू करते और आउटपुट 11 करते तब भी हमारा AR सेम ही रहेगा। हम जितना आउटपुट इंक्रीज़ करेंगे उतना जितना आउटपुट इंक्रीज़ करेंगे उतना हमारा टोटल रिवेन्यू बढ़ेगा, और उसके अकॉर्डिंग हमारा जो एवरेज रिवेन्यू है वो सेम ही रहेगा। मीन्स एवरेज रिवेन्यू आपका कांस्टेंट है, ना तो आपका एवरेज रिवेन्यू 10 से 11 हुआ और ना ही 10 से 9 हुआ, तो एवरेज रिवेन्यू कांस्टेंट है। क्योंकि सिंपल सी बात है कि एवरेज रिवेन्यू हमारा प्राइसेस के इक्वल है, और जब जहाँ पे प्राइस ही फिक्स हैं, जब प्राइस हमारा फिक्स 10 रुपीज़ ही रहेगा
एवरेज रिवेन्यू भी फिक्स कांस्टेंट रहेगा। तो उस केस में हमारा एवरेज रिवेन्यू कर्व कुछ ऐसा बनेगा, मतलब कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन बनेगा और हमारा होगा AR इज इक्वल टू MR, क्योंकि जहाँ पे प्राइसेस फिक्स हैं वहाँ पे एवरेज रिवेन्यू मार्जिनल रिवेन्यू के इक्वल होता है और हमारा जो कर्व है या जो AR है वो कांस्टेंट रहेगी। जहाँ पे AR कांस्टेंट है वहाँ पे MR भी कांस्टेंट होगी, क्योंकि वही पॉइंट अगर आप 10 को 11 से डिवाइड करते हैं या फिर हम कहें कि अगर आप मार्जिनल रिवेन्यू निकालते हैं तो चेंज इन टोटल रिवेन्यू कितना चेंज हुआ, 1 लाख से 1,10,000 हुआ, 10,000 का चेंज हो गया। और एवरेज आउटपुट में चेंज हुआ हमारा 1,000 यूनिट का, तो वही सेम 10 रुपीज़ ही मार्जिनल रिवेन्यू आ रहा है। तो सेम पॉइंट हो गया हमारा, MR भी इक्वल रहेगा यहाँ पे AR के, MR AR कांस्टेंट रहेंगे क्योंकि दोनों ही 10 रुपीज़ आ रहे हैं। जितना आप आउटपुट इंक्रीज़ करेंगे उतना TR इंक्रीज़ हो रहा है। जब TR कांस्टेंट रेट से इंक्रीज़ हो रहा है तो मीन्स AR और MR कांस्टेंट रहेंगे। ये था हमारा परफेक्ट कंपटीशन। और इसके पीछे मेन रीज़न क्या है, किस रीज़न की वजह से AR MR कांस्टेंट है या किस रीज़न की वजह से TR कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है, तो रीज़न इज़ प्राइसेस आर फिक्स। प्राइसेस फिक्स हैं, उसी वजह से जो हमारा AR कर्व है, MR कर्व है वो कांस्टेंट है और TR इज़ इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट। तो सबसे बड़ा रीज़न आप याद रखेंगे परफेक्ट कंपटीशन के केस में। उसके बाद आता है हमारा मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। और मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में रिवेन्यू कैसा होता है, कैसा कर्व बनता है। मोनोपोली जहाँ पे एक सिंगल फर्म है वही सेल करती है, और मोनोपोलिस्टिक जहाँ पे होमोजीनियस प्रोडक्ट है, जैसे कि क्लोज मार्केट है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आती है। मोनोपोलिस्टिक में कुछ फीचर्स मोनोपोली के होते हैं, कुछ फीचर्स परफेक्ट कंपटीशन के होते हैं। मोनोपोलिस्टिक में नॉन प्राइस कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, जैसे डिस्काउंट दे देना, इस टाइप से कुछ कूपन्स देना। अब बात करते हैं रिवेन्यू की। टोटल रिवेन्यू कैसा कब बनेगा मोनोपोलिस्टिक में या मोनोपोली में। मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक दोनों ही फर्म ऐसी हैं जो अपना सेल इंक्रीज़ करना चाहती है। मोनोपोली भी चाहती है कि मैं सेल इंक्रीज़ करूं और मोनोपोलिस्टिक कंपनी भी चाहती है, फर्म भी चाहती है। तो मोनोपोलिस्ट और मोनोपोली दोनों ही फर्म में सेल इंक्रीज्ड होती है बाय लोअरिंग द प्राइस। मतलब जो फर्म है वो सेल बढ़ाना चाहती है भले ही उनको प्राइस कम करना पड़ जाए, क्योंकि दोनों ही कंपटीशन में है। मोनोपोलिस्टिक में भी सेल इंक्रीज होती है बाय द लोअरिंग प्राइस ऑफ कमोडिटी। जैसे ही प्राइस कम होगा तो जो सेल है उसकी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो मोनोपोलिस्टिक फर्म में और मोनोपोली फर्म में सेल इंक्रीज़ होती है बाय द लोअरिंग प्राइस ऑफ कमोडिटी। हमने परफेक्ट कंपटीशन में पढ़ा था कि वहाँ पे जो प्राइसेस है वो फिक्स हैं, बट इन दोनों कंपटीशन फर्म्स में प्राइसेस सेम नहीं रहेंगे, प्राइसेस क्या रहेंगे, कम हो सकते हैं। तो वहाँ पे हमारा टोटल रिवेन्यू कैसा बनेगा, वहाँ पे टोटल रिवेन्यू का कुछ ऐसा बनेगा और टोटल रिवेन्यू इंक्रीज़ होगा बट एट डिक्रीजिंग रेट। फॉर एग्ज़ाम्पल सेम एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं हम, 10,000 हमने यूनिट सेल की थी पहले 10 रुपीज़ में, तो 1 लाख हमारा जो रिवेन्यू हुआ था। अभी हमने क्या किया, 11,000 यूनिट सेल की 9 रुपीज़ में। ये इस एग्जांपल को हम ऐसे देखेंगे, जब प्राइस 10 था तो 10,000 यूनिट सेल हो रही थी। जब प्राइस 9 हुआ तो प्राइस के 1 रुपया कम होने से ही जो हमारी यूनिट है वो 15,000 सेल होना शुरू हो गई। सिर्फ जैसा ही 1 रुपया चेंज हुआ प्राइस में, 10 से 9 हुआ, तो वैसे ही हमारी यूनिट ज़्यादा सेल होनी शुरू हो गई। तो टोटल रिवेन्यू हमारा हुआ 1,50,000 रुपीज़, 1,35,000 रुपीज़ हमारा टोटल रिवेन्यू हुआ यहाँ पे। तो ये हमारा पॉइंट था कि जैसे ही हमारा प्राइस कम हुआ वैसे हमारी सेल जो है इंक्रीज़ हो गई। सेल इंक्रीज़ होने से हमारा टोटल रिवेन्यू भी इंक्रीज़ हुआ। अगर हम देखें 15,000 यूनिट अगर 10 रुपीज़ पर ही सेल होती तो 1,50,000 हमारा टोटल रिवेन्यू होना था। उसके अकॉर्डिंग हमें टोटल रिवेन्यू उतना नहीं हुआ है, 150 नहीं हुआ है,
बट 135 हुआ है, मीन्स टोटल रिवेन्यू इंक्रीज तो हुआ है, 1 लाख से 135 तो हो गया, बट डिक्रीजिंग रेट से हुआ है, मतलब घटती दर से टोटल रिवेन्यू बढ़ा है। तो टी आर विल बी इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट। ए आर इज डिक्रीजिंग और डिमिनिशिंग। जो ए आर कर्व है, पहली बात तो ए आर कर्व कुछ ऐसी बनेगी और एम आर कर्व कुछ ऐसी बनेगी मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक में। तो ये है हमारा ए आर जो है हमारी डिमिनिशिंग होगी, मीन्स कम होगी। जैसे कि अगर आप देखेंगे 135 को अगर आप डिवाइड करते हैं 15 से तो आपकी ए आर 9 होती है। अगर आप जैसे प्राइस और कम करेंगे तो फिर आपकी जो ए आर है वो और भी कम होती जाएगी, मीन्स ओवरऑल टोटल एवरेज रेवेन्यू जो यहाँ पे है वो कम होता जाएगा। जैसे कि आपने प्राइस इंक्रीज़ किया तो यूनिट कम सेल हुई, प्राइस डिक्रीज़ किया तो यूनिट ज़्यादा सेल हुई। तो यहाँ पे जो कुछ ए आर कर्व है वो कुछ ऐसा बनेगा और एम आर कर्व कुछ ऐसा बनेगा। तो ए आर कर्व भी डिमिनिशिंग होगा और एम आर कर्व भी डिमिनिशिंग होगा, बट एम आर ए आर से ज़्यादा डिमिनिशिंग होगा। एम आर कर्व ए आर कर्व से ज़्यादा घटेगा। मार्जिनल रिवेन्यू एवरेज रिवेन्यू से ज़्यादा क्यों कम होता है, इसका एग्जांपल देखते हैं हम। 10,000 यूनिट सेल कर रहे थे हम 10 रुपीज़ में, तो फिर 1 लाख टोटल रिवेन्यू था हमारा। जैसे ही हमने प्राइस 9 किया तो 15,000 यूनिट सेल होनी शुरू हो गई, उससे हमारा 135,000 रुपीज़ टोटल रिवेन्यू बना। हम मार्जिनल रिवेन्यू निकालते हैं चेंज इन टोटल रिवेन्यू बाय चेंज इन आउटपुट। टोटल रिवेन्यू में कितना चेंज आया है, 135 माइनस 1 लाख 35,000 रुपीज़ का चेंज आया है टोटल रिवेन्यू में। और आउटपुट में चेंज आया है, पहले 10,000 यूनिट सेल हो रही थी, अब 15 यूनिट सेल हो रही हैं, तो आउटपुट में चेंज आया है 5,000 रुपीज़ का। तो हमारा एवरेज मार्जिनल रिवेन्यू हुआ 7 रुपीज़। और जब हमने एवरेज रिवेन्यू कैलकुलेट किया था तो एवरेज रिवेन्यू हमारा 9 रुपीज़ था और मार्जिनल रिवेन्यू 7 रुपीज़ है। मीन्स जैसे ही प्राइस हम कम करते हैं मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, तो वहाँ पे मार्जिनल रिवेन्यू एवरेज रिवेन्यू से ज़्यादा कम होता है। एम आर इज़ डिक्रीजिंग फास्टर देन ए आर। यहाँ पे एम आर ज़्यादा कम होगा ए आर से। तो ये था हमारा मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर कैसा कर्व बनता है। और इसका रीज़न क्या है कि इसका रीज़न है सेल्स कैन बी इंक्रीज्ड बाय लोअरिंग प्राइस ऑफ कमोडिटी। रीज़न ये है क्योंकि जो सेल है वो हम कम करते हैं अपनी प्राइसेस को कम करके। अगर हम प्राइस कम करते हैं तो हमारी सेल बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इसी वजह से जो एवरेज रिवेन्यू है वो भी कम होता है यहाँ पे, और मार्जिनल रिवेन्यू भी एवरेज रिवेन्यू से ज़्यादा कम होता है, डिमिनिशिंग होता है। उसके बाद रिलेशनशिप है टी आर और एम आर के बीच में, मीन्स टोटल रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू के बीच में क्या रिलेशनशिप है। ये कुछ ऐसा कर्व बनता है हमारा टी आर और एम आर का। ये टोटल रिवेन्यू है जो इंक्रीज़ होगा, एक टाइम के बाद डिक्रीज़ भी होगा ये। और ये मार्जिनल रिवेन्यू है जो एक टाइम इंक्रीज़ है फिर ज़ीरो हुआ और उसके बाद नेगेटिव है। तो देखो जहाँ पे टी आर इंक्रीज़ हो रहा है वहाँ पे एम आर भी इंक्रीज़ हो रहा है। जहाँ पे एम आर ज़ीरो हो गया मीन्स 0 पॉइंट आ गया तो वहाँ पे टी मैक्सिमम है, और जहाँ एम आर नेगेटिव हो गया वहाँ पे टी आर ने डिमिनिश होना शुरू कर दिया। जहाँ पे एम आर नेगेटिव हुआ वहाँ पे टी आर ने गिरना शुरू कर दिया। वही पॉइंट है, टी आर जब इंक्रीज़ होगा इंक्रीजिंग रेट से मीन्स बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, तो वहाँ पे एम आर भी इंक्रीज़ होगा, एम आर भी इंक्रीज़ होगा। जब टी आर मैक्सिमम होगा तो एम आर ज़ीरो होगा, जहाँ पे एम आर ज़ीरो होगा वहाँ पे टी आर मैक्सिमम होगा। और जहाँ पे टी आर डिमिनिशिंग होगा मीन्स टी आर जब गिरना शुरू करेगा तो वहाँ पे एम आर नेगेटिव पॉइंट में होगा, जब वहाँ पे मार्जिनल रिवेन्यू हमारा नेगेटिव होगा। बिल्कुल सेम एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो वही बनेगा। जहाँ पे एम आर ज़ीरो है वहाँ पे टी आर मैक्सिमम होगा। एग्जांपल आप सेम वही लीजिए 10,000 यूनिट्स वाला, तो आप अगर उससे सॉल्व करते हैं तो आपका बिल्कुल सेम यही एग्जैक्ट निकल के आएगा। टी आर इंक्रीज़ होगा इंक्रीजिंग रेट से और एम आर भी इंक्रीज़ होगा। जहाँ पे टी आर मैक्सिमम होगा वहाँ पे एम आर ज़ीरो होगा। जैसा रिलेशनशिप एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और टोटल प्रोडक्ट में होता है, बिल्कुल सेम रिलेशनशिप एवरेज रिवेन्यू, टोटल रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू में होता है। तो ये छोटा सा कंसेप्ट था टी आर और एम आर का रिलेशनशिप।
जहाँ पे एम आर इंक्रीज़ है वहाँ पे टी आर भी इंक्रीज़ होगा, जहाँ पे एम आर ज़ीरो है वहाँ पे टी आर मैक्सिमम होगा, जहाँ पे एम आर नेगेटिव है वहाँ पे टी आर डिमिनिशिंग होगा। उसके बाद हाँ, एक बात है कि जो एम आर है या एम पी है दोनों ही इंक्रीज़ भी होंगे, ज़ीरो भी होंगे और नेगेटिव भी होंगे। मतलब एम आर और एम पी एक ऐसा कर्व है जो पॉजिटिव भी रहेगा, ज़ीरो भी और नेगेटिव भी रहेगा। अब हम देखते हैं कि टी आर और एवरेज रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू के बीच में कैसा रिलेशनशिप है। उसके बाद है रिलेशनशिप बिटवीन ए आर एंड एम आर। तो ए आर कर्व कुछ ऐसा बनता है और एम आर कर्व कुछ ऐसा बनता है। एम आर कर्व नेगेटिव पॉजिटिव भी है, ज़ीरो भी है और एक टाइम के बाद नेगेटिव भी है। बट ए आर कर्व पॉजिटिव होगा हमेशा ही, कभी ज़ीरो और नेगेटिव नहीं होगा। ए आर कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, एम आर कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड ऑल्सो, बट एम आर कर्व है वो ए आर कर्व के नीचे रहेगी। वही लिखा हुआ है, ए आर कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, ए आर कर्व नीचे की तरफ है और एम आर कर्व ए आर से भी नीचे है। दूसरी बात, ए आर कर्व कैन नॉट बी नेगेटिव और ज़ीरो। ए आर कभी भी ना तो ज़ीरो होगी और ना ही कभी नेगेटिव में जाएगी। बट एम आर पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है। उसके बाद अगर एग्ज़ाम्पल लें हम कि 10,000 यूनिट हम सेल कर रहे थे, अगर 10,000 यूनिट हम सेल कर रहे हैं तो अगर हमने प्राइस रखा ज़ीरो तो हमारा टोटल रिवेन्यू क्या हो जाएगा, ज़ीरो। एवरेज रिवेन्यू प्राइस के इक्वल होता है। अगर एवरेज रिवेन्यू ज़ीरो होगा या प्राइस ज़ीरो होगा तो टोटल रिवेन्यू भी ज़ीरो हो जाएगा। ये हमारा छोटा सा पॉइंट था। अगर एवरेज रिवेन्यू ज़ीरो होगा तो टोटल रिवेन्यू भी ज़ीरो होगा, क्योंकि एवरेज रिवेन्यू प्राइस के इक्वल है। वो हमने बिल्कुल फर्स्ट जब स्टार्ट किया था वीडियो तो हमने डिस्कस किया था। उसके बाद एक लास्ट छोटा सा पॉइंट और है इसमें, जो यूजीसी नेट एग्ज़ाम से इम्पोर्टेंट टॉपिक है और पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है कि ए आर और एम आर कर्व कब कन्वेक्स होंगे और कब कनकेव होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कन्वेक्स कब होंगे। कन्वेक्स तब होंगे जब कुछ ऐसा कर्व बनेगा, ए आर कर्व भी कन्वेक्स होगा, एम आर कर्व भी कन्वेक्स होगा और जो एम आर कर्व है वो वाई एक्सिस के नज़दीक होगा, वाई एक्सिस के नियर होगा, तो वहाँ पे ए आर और एम आर कर्व कन्वेक्स होंगे। व्हेन एम आर विल बी नियर टू वाई एक्सिस, या जो ये ए बी ये डिफरेंस और बी सी का डिफरेंस, ए बी का डिफरेंस कम होगा, कम लेस देन बी सी। अगर ए बी का डिफरेंस कम होगा बी सी से तो ए बी विल बी लेस देन बी सी, तो वहाँ पे ए आर और एम आर कर्व कनकेव बनेंगे। और ए आर और एम आर कर्व कन्वेक्स कब बनेंगे, जब ए बी इज़ ग्रेटर दैन बी सी, ए बी का डिफरेंस ज़्यादा है बी सी से, तो वहाँ पे ए आर और एम आर कर्व आर कनकेव। ये हम कह सकते हैं कि जब एम आर कर्व वाई एक्सिस से दूर होगा तो वहाँ पे कनकेव बनेंगे, और जब एम आर कर्व नज़दीक होगा वाई एक्सिस के तो वहाँ पे कन्वेक्स कर्व बनेगा। ये लास्ट पॉइंट था हमारा रिवेन्यू कंसेप्ट से, जिसमें हमने कंप्लीट चैप्टर डिस्कस कर लिया रिवेन्यू का। परफेक्ट कंपटीशन में कैसा कर्व बनता है, मोनोपोली में, मोनोपोलिस्टिक में, सबके फॉर्मूले, रिलेशनशिप बिटवीन टी आर, एम आर एंड ए आर। अगर आपको इस वीडियो में यहाँ तक कुछ भी डाउट है इस कंप्लीट चैप्टर में, किसी भी टॉपिक में, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन आपके लिए ही है। और अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं। पेपर 2 कॉमर्स से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप बता सकते हैं। पेपर 1 का टीचिंग एप्टीट्यूड कोर्स कंप्लीट हो चुका है, उसकी प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। PYQ डिस्कस कर रहे हैं हम साथ साथ, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं वहाँ से जाके। और अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए पेपर 1 या पेपर 2 कॉमर्स से रिलेटेड, तो आप कमेंट में कर सकते हैं। और अगर आपको यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए।